नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के जबरदस्त भाषण की, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, देखेंगे वक्फ की बैठक में मचे बवाल को, हरियाणा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के हो रहे विरोध को, जानेंगे दिल्ली विधानसभा में क्या बोले केजरीवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार पर बड़ा आरोप, कहा अजीत पवार के एनसीपी की वजह से हम हारे लोकसभा चुनाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट की फटकार, डीयूएसयू चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक, 27 सितंबर को नतीजों की होनी थी घोषणा। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवानों के शोषण मामले में बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह की याचिका पर जारी किया नोटिस, बृजभूषण ने की एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग। शेयर बाजार में तेजी, 666 अंकों की तेजी के साथ 85,836 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 211 अंकों की तेजी के साथ 26,216 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और उसी के चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य की जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर बात की, खासकर डंकी का मुद्दा जोरों से उठाया। तो आखिर क्यों डंकी के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं राहुल, जानेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन राहुल गांधी के पूरे भाषण का केंद्र बेरोजगारी था। राहुल ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते ही युवाओं को डंकी के जरिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है और दूसरे देशों में डंकी के जरिए जाने वाले युवाओं को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि मैं करनाल गया और अमेरिका गए युवाओं के परिवार से मुलाकात की। परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर बात चल रही थी, तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास आया और जोर से पापा पापा चीखने लगा। वो बच्चा अपने पिता को 10 साल के लिए नहीं देख पाएगा, न गले लगा पाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में 2 जिलों में रैली की। राहुल ने करनाल और हिसार जिले से हरियाणा की जनता को संबोधित किया और अब राहुल गांधी के भाषण की चर्चा हो रही है। वहीं राहुल के बयानों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। राहुल गांधी का आरोप है कि 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा को खत्म कर दिया, यानी राहुल ने बीजेपी को घेर लिया। वैसे घिर तो ईडी भी गई, वो भी एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई। एक और मामले में ईडी की कार्रवाई सवालों में घिर गई है, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब एक बार फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के मामलों में दोष सिद्धि की दर क्या है। दरअसल कोर्ट छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वो पिछले 1 साल 9 महीनों से जेल में है, लेकिन अब तक आरोप भी तय नहीं हुए, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। अधिकतम सजा 7 साल की है। पीएमएलए मामलों में सजा की दर क्या है? संसद में कहा गया कि सिर्फ 41 मामलों में सजा हुई है। फिर आप किसी व्यक्ति को सालों तक जेल में कैसे रख सकते हैं? जिसके बाद कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रखने पर फटकार लगाई तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता से पूछताछ पर नाराजगी जाहिर की। हरियाणा के सोनीपत से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की, जिस पर हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि ये एक इंसान की गरिमा के खिलाफ है और ईडी के अधिकारियों को उचित समय सीमा का पालन करना होगा। साथ ही कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को संवेदनशील बनने की नसीहत दी। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका मामले में एक बार फिर ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर भी उठ रहे हैं। बिल को जेपीसी के पास भेजा जा चुका है। समिति में लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर बैठक में बवाल हो रहा है। तो अब क्यों हुआ बवाल, देखिए रिपोर्ट। 26 सितंबर को वक्फ बिल पर जेपीसी की एक और बैठक हुई, लेकिन इस बार भी ये बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाई। बैठक में वक्फ बिल के समर्थन में गुलशन फाउंडेशन की तरफ से समिति के सामने प्रतिनिधि अपना वक्तव्य रख रहे थे कि तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई।
गहमा गहमी के बीच माहौल संभालने के लिए अध्यक्ष जगदंबिका पाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। बात इतनी आगे बढ़ गई कि विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। लेकिन कुछ देर बाद आपसी बातचीत के बाद एक बार फिर जेपीसी की स्टेक होल्डर के साथ बैठक शुरू हुई, लेकिन फिर भी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार का ये बिल अधर में लटक जाएगा? क्योंकि जिस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, विपक्ष इसे सरकार की विभाजनकारी नीति बता रहा है, तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है कि जब हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते, तो मुस्लिम संगठन में हिंदू को क्यों शामिल करने पर तुली है सरकार? इन हालातों को देखते हुए सरकार का यह बिल बिना बड़े बदलाव के पास होना मुश्किल नजर आ रहा है। हाल ही में जेपीसी ने जनता से इस बिल पर मेल के जरिए फीडबैक भी मांगा था, जिस पर 1.25 करोड़ जवाब आए। इन आंकड़ों को देख यहां तक कि बीजेपी भी चौंक गई। वक्फ बिल पर एनडीए के सहयोगी ही उसके साथ नहीं खड़े हैं, सहयोगी ही विरोध कर रहे हैं। वैसे इस समय सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी नेताओं को झेलना पड़ रहा है। हरियाणा चुनाव के चलते राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिएगी रिपोर्ट। हरियाणा की राह बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ बीजेपी के नेता एक के बाद एक दल बदल रहे हैं, तो वहीं जो नेता चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर उतरे हैं, उनका जनता में जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र बबली नडेल गाँव में सभा करने गए थे, जहाँ ग्रामीणों ने देवेंद्र बबली को घेर लिया और हालात ये हो गए कि बबली को अपना ट्रैक्टर लेकर पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों को किसी तरह शांत करवाया गया। इसके बाद बबली नुक्कड़ सभा करके वहां से रवाना हो गए। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल गांव के सरकारी स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करवाने की मांग को लेकर छात्राओं ने धरना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वे इस मांग को लेकर तत्कालीन पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पास गए तो उन्होंने उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी के साथ नाराज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा की जाखल ब्लॉक इकाई ने विवाद के बाद गुरुद्वारा साहिब को दान में दिए गए 11 लाख रुपए बबली को लौटाने का निर्णय भी ले लिया। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान गए बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा था। इससे पहले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब है। हालत तो दिल्ली में भी बीजेपी की खराब हो गई है। केजरीवाल की विधानसभा में वापसी जो हो गई है, केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अब उन्हें विधानसभा में 41 नंबर की सीट अलॉट की गई है। केजरीवाल की वापसी से क्यों बौखलाई बीजेपी, देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि इन्होंने मुझ पर ऐसा कानून लगाया जिसमें जमानत भी नहीं मिलती। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और सिसोदिया को जमानत दी। केजरीवाल ने कहा कि मैं 3-4 दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता से मिला और मैंने उनसे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके आपको कोई फायदा हुआ? वो मुझे बताते हैं कि आपके पीछे हमने दिल्ली और दिल्ली सरकार ठप कर दी। ये बताते हुए बीजेपी के नेता बड़े खुश हो रहे थे। केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी के 2 लोगों को जेल में डाल दो तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही नरेंद्र मोदी के पास खूब पैसा और ताकत है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। और साथ ही दावा किया कि दिल्ली वाले पिछले 27 साल से बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जेल से आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जनता से कहा कि अगर आप मुझे ईमानदार मानते हैं तभी मुझे वोट दें। आज दिल्ली में कट्टर बीजेपी और आरएसएस वाले भी मुझे बेईमान नहीं कहते। अब चुनाव में दिल्ली की जनता जवाब देगी कि उन्हें काम रोकने वाला पसंद है या काम कराने वाला पसंद है। केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी वालों ने दिल्ली की जनता के काम रोक दिए। केजरीवाल की वापसी का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, जिससे बीजेपी टेंशन में है। टेंशन में बीजेपी महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल अब उसे आंख दिखा रहे हैं और उसी के चलते पिछले दिनों अजीत पवार के एक एक्शन ने अंदर खाने मची खींचतान को उजागर कर दिया था, लेकिन अब अजीत भी सवालों में घिर गए हैं। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को नागपुर के कोराडी इलाके में 5 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला हुआ है। ये फैसला महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया है और इस फैसले के होते ही राज्य की राजनीति में बवाल मच गया है। शिंदे सरकार का कहना है कि यह जमीन श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान को शिक्षा के लिए दी गई है।
ट्रस्ट को आवंटित की गई जमीन की कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए है, लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा विवाद सरकार के अंदर से ही खड़ा हुआ था। दरअसल वित्त और राजस्व विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। सरकार में वित्त विभाग अजीत पवार के पास है तो राजस्व सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन बीजेपी के दबाव में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही झुक गए और 52 को लेकर ट्रस्ट को जमीन देने का फैसला कर लिया। दरअसल 29 नवंबर 2023 को श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान ने जमीन के सीधे आवंटन के लिए आवेदन किया था, जिसमें जूनियर कॉलेज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन मांगी गई थी। विपक्षी दलों का कहना है कि वित्त विभाग ने यह भी कहा था कि ट्रस्ट सीधे आवंटन के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है और ना ही ये कोई प्रसिद्ध संस्थान है। इसे लेकर कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूवीटी ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ट्रस्ट को बिना किसी चर्चा या पूर्व सूचना के आखिरी समय में प्रस्ताव पेश करके मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक जमीन बांट दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि 2 महीने बाद जब एमबीए की सरकार आएगी तो हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे। तो संजय राउत ने कहा कि विनोबा भावे का नारा था कि सारी जमीन गोविंदा की है। बीजेपी का नारा है कि सारी जमीन देवा भाऊ यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है और वो जिसे चाहेंगे उसे बांट देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगी अजीत दोनों घिर गए हैं, लेकिन 2 राज्यों में सरकार के एक फैसले ने बीजेपी सरकार को मुश्किल में ला दिया है। तो जो मोदी सरकार देश में शांति की बात कर रही थी, अब उन्हीं के मंत्री ने हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2 राज्यों में अफसपा का दायरा बढ़ा दिया है, जिसने मोदी सरकार को सवालों में एक बार फिर खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के दावे लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां मणिपुर और जम्मू कश्मीर में हो रहे हमलों ने सरकार की पोल खोलने का काम किया है, तो वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए पूर्वोत्तर के 2 राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्म फोर्सेस यानी स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा का दायरा बढ़ा दिया है। जारी अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है। नागालैंड के जिन जिलों में अफस्पा को फिर से लागू किया गया है उनमें दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाकफेक और पेरेंट शामिल हैं। तो वहीं एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा के तहत केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चोखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2024 से अशांत क्षेत्र घोषित किया है, जो मोदी सरकार के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली और जनसभा में ये दावे करते हैं कि उनकी सरकार में मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर, वहां अब शांति बनी हुई है। लेकिन इसके अंदर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा का दायरा बढ़ाना मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं तो बहुत खुलकर बोलते हैं। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान नहीं हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो शायद ये वाली बात कहना भूल गए कि उनके पास ईडी और सीबीआई भी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।